हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में। और आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी बायोलॉजी की 17 क्लासें हो चुकी हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने कवर करा दी हैं। और अब जो आज की ये जो क्लास है, ये अपने आप में बहुत लंबी क्लास है। और मैंने इसका डाटा करीब 5-6 क्लासों से उठाया है। तो काफ़ी आपको हो सकता है एक घंटे से ज़्यादा की भी क्लास हो जाए तो कोई वो नहीं होगा। लेकिन मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको। उत्सर्जन तंत्र से कोई भी ऐसा वो नहीं रहेगा कि उत्सर्जन तंत्र आपको दोबारा पढ़ना पड़े कहीं और से। और इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये मैं एक बात आपको बता ही देता हूँ, उत्सर्जन तंत्र में जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सारा का सारा आप खेल किसका पढ़ेंगे? इस किडनी का खेल पढ़ेंगे, क्योंकि सारा का सारा इसी को हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं उत्सर्जन तंत्र में, लेकिन बाकी चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं। लेकिन आज जो हमको बेसिकली पढ़ना है ना, वो किडनी के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए, आते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, और यहाँ पे आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ लिखा मिल रहा है। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र को जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रेशन। ये एक्सक्रेशन क्या होता है, ये एक्सक्रेशन होता क्या है? देखिए, यहाँ पे मैंने हिंदी में ही लिखा है सब कुछ। क्या लिखा है? शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब हमारे अंदर, हमारी बॉडी में जितने भी ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को हानि पहुंचा सकते हैं, हानिकारक होते हैं, उनको हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं? उनको बाहर निकाल देते हैं। और ये चीज़ क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब अंदर जो भी शरीर में जो फालतू की चीज़ें हैं, एक तरीके से वेस्ट जो पदार्थ है और हानिकारक जो पदार्थ है, उसको बाहर करना, ये हमारा उत्सर्जन कहलाता है। जैसे इसमें आप क्या क्या उत्सर्जन में, जैसे यूरिया, जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें यूरिया निकलती है। पसीना है, जब हमको धूप गर्मी ज़्यादा वर्कआउट करें तो हमारा पसीना निकलता है। मल, जो कि आप जानते ही हैं, आप टॉयलेट जाते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें ये सब हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनको हम निकाल देते हैं। और ये क्या कहलाता है? यही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। अब हम देखेंगे उत्सर्जन ये तो हमने समझ लिया उत्सर्जन क्या कहलाता है। शरीर से जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन हमको ये भी जानना है वो कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन करते हैं। हमारी बॉडी के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो उत्सर्जन के लिए बने हैं, जो उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, मानव में जो भी आपके अंग हैं, देखिए ह्यूमन उत्सर्जी अंग आपके कौन कौन से हैं? देखिए, एक आपका क्या है? त्वचा है। फिर आपका क्या है? फेफड़े हैं। फिर आपका यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। बड़ी आंत, ये हमने बता ही दिया है आपको। और आपको क्या है? किडनी, गुर्दा। ये सारी चीजें आपके क्या हैं? ये चीजें आपकी क्या हैं? उत्सर्जी अंग हैं। ये सारे के सारे बॉडी पार्ट आपके उत्सर्जन के लिए बने हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये जो त्वचा होती है ना, ये आपको पता होगा, त्वचा से आपको क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना निकलता है, और पसीना के लिए मैंने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, तो अभी आप समझ लीजिए। देखिए, पसीना के लिए एक ग्लैंड होती है जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। और उस ग्लैंड का काम होता है पसीने को बाहर निकालना। पसीने को बाहर निकालने के लिए जो कार्य करती है, जो ग्रंथि काम करती है, वो आपकी कौन सी करती है? स्वेट ग्लैंड, जिसको हम श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं। और ये क्या करती है? तापमान को नियंत्रण करता है। ये जो पसीना हमारा बॉडी से निकलता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है तो वो पसीने के थ्रू बाहर आ जाता है और हमारी बॉडी मेंटेन हो जाती है। और इसमें आपका एक चीज़ और है, इसमें आपका क्या है? पसीने में ही आपका क्या है? सीबम ऑयल, एक ऑयल ग्लैंड से आपका सीबम ऑयल भी आपका क्या है? निकलता है। तो ये चीज़ें आपके क्या करती हैं? तापमान को मेंटेन करने के लिए होती हैं। जो त्वचा होती है ना, ये हमारा सबसे बड़ा आपका क्या है? मानव का सबसे बड़ा आपका अंग होता है। और ये पसीने को उत्सर्जन करता है। ये किस चीज़ का एक्सक्रेशन करता है? पसीने का। किस ग्लैंड से पसीना निकलता है? तो स्वेट ग्लैंड से निकलता है। क्या काम करता है? तापमान को मेंटेन करता है। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। अब देखिए, जो फेफड़े हैं उनके बारे में आप समझ लीजिए, फेफड़े क्या काम करते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया होगा फेफड़ों के बारे में, जब मैंने आपको फेफड़ों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको वहां पे बताया था फेफड़े क्या करते हैं। ये आपको क्या करते हैं? जो हम वायु लेते हैं, जो भी हम ऑक्सीजन और उसके साथ में जो भी हम गैसें लेते हैं,
उनको ये फिल्टर आउट करने का काम करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है। तो इसी से हम क्या कर पाते हैं, सांसें ले पाते हैं। ये आपका क्या है, फेफड़ा यही काम करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है। किस चीज को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। साथ में कुछ गैसेज भी और भी, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन हो गई और अदर जो गैसेज होती हैं, जो भी आपकी वायुमंडल की गैसें होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ से बाहर जाती हैं। और जलवाष्प भी यहीं से निकलता है, वाटर वेपर, जो हम आपने देखा होगा ठंडों के मौसम में आपके मुंह से भाप जैसा एक वो निकलने लगता है ना, तो वो भी आपका ये जो वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है, वो भी फेफड़ों के थ्रू ही आपका क्या है, उत्सर्जित होता है। तो ये आपको समझ आ गया है फेफड़े क्या क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेज, जलवाष्प, इन चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं। अब यकृत के बारे में समझ लीजिए, लीवर क्या काम करता है। लीवर को मैंने बताया था, ये यूरिया का निर्माण आपका कहाँ पे होता है, लीवर में ही होता है। और ये लीवर क्या करता है, या जब ये निर्माण करता है तो ये एक्सक्रेशन भी करता है यूरिया का, वहाँ से यूरिया को निकालता है। हालांकि एक्चुअल फॉर्म में यूरिया किडनी से होते हुए मूत्र यानी कि मूत्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग से यूरेटा से निकलता है, लेकिन आपका क्या है ना, ये वहाँ से बन के भी तो आता है। और ये यकृत आपका पित्रस का भी आपका उत्सर्जन करता है, उसको भी आपका क्या करता है, स्त्रावित करता है। सर बिल्कुल सही है। और एक ग्लाइकोजन आपका क्या होता है, एक पदार्थ होता है, उसका भी आपका क्या है, ये यकृत आपका, लीवर आपका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद आप देखिए बड़ी आंत मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में शायद, या उससे पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी आंत क्या करती है। मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, छोटी आंत बड़ी आंत सब पढ़ा दिया है। छोटी आंत पाचन में पूर्ण पाचन वहीं होता था, उसके बाद जो भी बचा हुआ जो भी वेस्ट पदार्थ था वो बड़ी आंत में आता था, और बड़ी आंत से क्या होता था, वो आपका एनएस के थ्रू आपका क्या करता था, निकल जाता था। उसी को हम मल कहते हैं, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो मल होता है वो क्या होता है, जो बड़ी आंत से जो हम रोज सुबह सुबह आपका क्या करते हैं, निकालते हैं मल, वही आपका क्या है, वेस्ट जो बड़ी आंत से होता है। अब देखिए किडनी क्या काम करती है, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो चैप्टर है ना, वो किडनी ही है। हम इसी को पढ़ने वाले हैं, किडनी को पढ़ेंगे। ठीक है, किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा किडनी को छान के रख देंगे, किडनी में क्या होता है, किडनी की बीमारियां क्या हैं, सब कुछ, पथरी कैसे बनती है किडनी में, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो देखिए मूत्र, किडनी से क्या निकलता है आपका, जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं, इसको वृक्क भी कहते हैं, इतना भी याद रखना। तो इससे मूत्र निकलता है, मूत्र में आपकी यूरिया भी निकलती है, पानी भी निकलता है, अकार्बनिक जो लवण होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, वो भी निकलते हैं। और ये किडनी है ना, ये किडनी क्या काम करती है, किडनी करती है शरीर में जल और लवण को संतुलित करती है, मतलब इनको मेंटेन करने का काम करती है, इनको बैलेंस करने का काम करती है। कितनी मात्रा किस चीज़ की बॉडी में रहनी चाहिए, ये किडनी का काम रहता है। अब यहाँ पे आइए, अब मैं किडनी के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये रही आपकी क्या है, किडनी। हालांकि और भी डायग्राम होंगे, शायद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका डायग्राम है किडनी का, लेकिन मैं इस डायग्राम से पहले आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, या मैं बताइए पहले इससे समझा दूँ। नहीं, मैं पहले आपको इससे ही समझाऊँगा। ठीक है, पहले ये आप समझ लीजिए, बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी। देखिए किडनी, जिसको हम वृक्क भी कहते हैं, ये वृक्क के भाग यानी पार्ट्स ऑफ किडनी, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, किडनी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये इमेज देखिए, इससे आप समझने का प्रयास करें, फिर मैं इनके पार्ट जो मैंने लिख रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए ये इमेज देखिए, ये आपकी क्या है, ये जो ये संरचना है, ये आपकी किडनी है। ठीक है, अब इस किडनी में आपको मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ, मैं जहाँ पे जो चीज़ बताऊँ बस वही चीज़ आप पकड़ना। ये जो आपका क्या लिखा है, कोर्टेक्स लिखा है ना, तो ये जो संरचना आपकी क्या कहलाती है, ये कोर्टेक्स कहलाती है। क्या है ये, तो देखिए ये सारा का सारा, ये जो आपका क्या है, ये सारा का सारा भाग आपका क्या है, ये कोर्टेक्स आपका भाग कहलाता है। ये सारा भाग जो आपको ये भाग दिख रहा है ना, ये कोर्टेक्स का भाग है, ये क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। अब दूसरी संरचना आपको दिख रही होगी, मेड्यूला। मेड्यूला सर क्या होता है, मेड्यूला ये जो आपको मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये आपके ये संरचना है कि ये संरचना, ये संरचना, ये संरचना है। तो ये जो संरचना जिस पार्ट में है वही आपका क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। जैसे कैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, ये जो आपकी संरचना है, ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, मेड्यूला कहलाएगा। पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, मेड्यूला कहलाएगा। और इसी मेड्यूला में आपके क्या होते हैं, ये पिरामिड्स होते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये पिरामिड्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है, पिरामिड हैं। ये आपके क्या है, पिरामिड है। ये कहाँ पे होते हैं, मेड्यूला में ही होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है।
और इस जो पिरामिड होता है, पिरामिड के अंदर ये ऐसी ऐसी संरचनाएं आपको धागेदार संरचना इसमें देखने को मिलेंगी। और ये जो आपकी क्या संरचनाएं होती हैं, ये आपकी नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन। और इसीलिए हमने आपको पता होगा किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नेफ्रॉन होते हैं और सारा काम इन्हीं नेफ्रॉन्स का रहता है। इसीलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, एक पिरामिड में इनकी संख्या कितनी? ये जो पिरामिड्स होते हैं ना, ये जो पिरामिड है, इनमें एक किडनी में, मतलब एक किडनी में आपके कितने नेफ्रॉन होते हैं? ये जो नेफ्रॉन है, इसमें जो नेफ्रॉन दिख रहे हैं, ये पिरामिड्स में एक किडनी की बात कर रहे हैं। ये जो एक किडनी है आपकी, इसमें टोटल कितने नेफ्रॉन होंगे? तो 10 लाख प्रति किडनी आपके क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल सर। अब देखिए, मैं आपको और भी चीज़ें समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अब ये जो रेड आपकी जो ये नलिकाएं दिख रही हैं ना, ये जो रेड आपकी वाहिकाएं दिख रही हैं, ये आपकी वृक्क धमनी कहलाती हैं, यानी कि रेनल आर्टरी कहलाती हैं। रेनल भी आप किडनी को ही बोल सकते हैं। रेनल इंग्लिश का टर्म है, इसको किडनी के ही लिए इस्तेमाल किया गया है। वृक्क धमनी यानी कि रेनल आर्टरी, ये आपको क्या करती हैं? ये भी आपका क्या है? ये शुद्ध ब्लड का आपका क्या करती हैं? सर्कुलेशन करती हैं। और ये जो आपका है ना, ये देखिए, ये आपकी क्या है? वृक्क। इसको हम क्या बोलते हैं? सिरा। इसको क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। और ये वृक्क सिरा, ये आपके अशुद्ध ब्लड का आपका क्या करती है? बॉडी में ले जाती है अशुद्ध ब्लड का। ठीक है? अब ये रेनल आपका क्या है? ये रेनल वेन है, मतलब वृक्क सिरा है। अब उसके बाद आप एक चीज़ और देखिए, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये वाला जो पार्ट था आपका मेड्यूला था, लेकिन उसके बाद जो ये सारा का पार्ट है, ये इधर को जो भी पार्ट आ रहा है मेड्यूला के बाद, ये सारा आपका क्या कहलाता है? पेल्विक कहलाता है। क्या कहलाता है? पेल्विक। मतलब कि सर, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? पेल्विक कहलाएगा। पेल्विक में सारे नेफ्रॉन्स की आपकी क्या है? नलिकाएं जुड़ी रहती हैं। और वो पेल्विक यहाँ पे आते आते फिर ये पेल्विक आपका क्या है? ये मूत्र वाहिनी से ये जुड़ जाता है। ये नलिका आपकी मूत्र वाहिनी कहलाती है, मतलब यूरेटर कहलाती है। और यही यूरेटर आपका कहाँ से कहाँ जुड़ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है। वहाँ पे ये मूत्र वगैरह इकट्ठा होता है, फिर वो यूरेटा के द्वारा आपका क्या करता है? निकल जाता है। ठीक है? अब मैं आपको ये सारी संरचनाएं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया? ये कोर्टेक्स बताया। देखिए, ये क्या लिखा है? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या होता है? ये किडनी का प्रथम आंतरिक भाग होता है। ये ही आपका क्या है? पहला आपका क्या है? और इंटरनल आपका स्ट्रक्चर आपका ये दिखाई देता है। मेड्यूला, आप देखिए, मेड्यूला आपका क्या है? किडनी का महत्वपूर्ण आंतरिक भाग है, जिसमें पूर्ण कार्य होता है। मतलब किडनी का जो एक तरीके से फंक्शन जो होते हैं ना, वो आपके मेडुला में ही कंप्लीट होते हैं, क्योंकि मेडुला में आपके नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन मतलब मेडुला में आपके क्या होते हैं? पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स में आपके क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन आपके क्या करते हैं? यही तो नेफ्रॉन सारा काम करेंगे। अभी मैं नेफ्रॉन के भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये आपका कंप्लीट पूर्ण कार्य आपका यही करते हैं। और पिरामिड आपका क्या? अनेक नलिकाओं यानी डक्ट का एक जाल है। इसमें आपकी ये अनेक नलिकाएं हैं। मतलब ये जो पिरामिड है, इसमें बहुत सारी ऐसी क्या है? धागेदार, मतलब नलिकादार आपकी क्या संरचना है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये देखिए, नेफ्रॉन के बारे में यहाँ पे, नेफ्रॉन इनकी संख्या क्या होती है? 10 लाख प्रति किडनी। मतलब एक किडनी में 10 लाख तक इनकी संख्या होती है। कहीं कहीं पे 1 मिलियन भी लिखा होगा, तो 1 मिलियन का मतलब ही 1 लाख होता है। मैं इसमें फिर से मेंशन कर दूंगा, 1 मिलियन और आपका 1 लाख, ये दोनों ही मेंशन कर दूंगा। और क्या बोलता हूँ, ये जो नेफ्रॉन होती है ना, ये किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट होती है। कैसी होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई आपकी कौन सी है? किडनी की। तो नेफ्रॉन पूरा का पूरा किडनी का जो आपका जो वर्क है, फंक्शन है ना, वो नेफ्रॉन पे ही टिका हुआ है। इसीलिए किडनी के स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, अगली संरचना पे आते हैं। देखिए, बहुत डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ इसके बारे में, और आपको समझना भी होगा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है? किडनी। मतलब यहाँ पे हम वृक्क गुर्दा वही पढ़ रहे हैं। पहले आपको ये सारा मैं समझा देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं बता देता हूँ। या पहले मैं इधर आपको ये जो आपका मैप है इसको आपको समझा देता हूँ। ठीक है? ये मैप आप देखिए, ये आपकी क्या है? ये किडनी है एक, ये आपकी किडनी है। ये दोनों आपकी क्या हो गई? किडनी। और ये जो इसके ऊपर एक टोपीदार संरचना दिख रही है, ये देखिए टोपीदार संरचना, इसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं ना। हमने अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में आपको बताया था। तो ये वही अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रीनल ग्लैंड आपकी यही है। ठीक है? ये आपको समझ आ रहा होगा।
और ये जो आपकी रेड रेड आपकी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ये मैंने आपको बताया था क्या है दर्श, ये आपकी धमनियां हैं, ये आपकी धमनियां हैं। और ये जो ब्लू ब्लू है ये आपकी क्या है, वेन्स है। अब इनमें भी आपकी क्या है, अलग अलग तरीके की वेन्स होती हैं। ये आपकी क्या है, इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि इन्फीरियर वेना कावा बोले तो आपकी छोटी, यानी कि पश्च महाशिरा भी, इसको पश्च महाशिरा बोल सकते हैं, ठीक है सर। और ये जो आपकी क्या है धमनी है, ये आपकी क्या है, ये धमनी क्या करती हैं आपको पता है, ये ब्लड को लाती हैं, शुद्ध ब्लड को लाती हैं। ये धमनी क्या करती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ब्लड आपका एंट्री करेगा, यहाँ से ब्लड, ये तो एक तो मेरे पास पेन नहीं है, उंगली से ही सब कुछ करना है। यहाँ से ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड, और वो शुद्ध ब्लड आपका यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ठीक है। फिर वो ब्लड आपका किडनी से फिर से फिल्टर होके आएगा, उसमें क्या है वो अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध होके आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये अशुद्ध यहाँ से होगा तो यहाँ से ये इधर को चला जाएगा, और यहाँ से भी इधर को जाएगा, और यहाँ से भी आपका इधर को जाएगा। तो ये आपका ब्लड बॉडी की तरफ आपका क्या करेगा, प्रवाह करेगा, ठीक है। इसको आपको अगर नहीं समझ भी आ रहा है तो उसको छोड़िए, मैं जो बात कर रहा हूँ बस वो आप समझने की कोशिश कीजिए बस। अब देखिए इसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, पिरामिड वगैरह दिख रहे हैं ना, हाँ सर दिख तो रहे हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ देखिए, मैंने एड्रिनल ग्रंथि तो आपको बता ही दी है, इसमें जैसे वृक्कीय सिरा भी होती है, वृक्कीय धमनी भी होती है, ये मैंने वृक्कीय धमनी, जो रेड रेड है वो धमनियाँ हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये यहाँ से किडनी से ये एक संरचना जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी है, ये किडनी से एक संरचना जुड़ी हुई है ये, और एक संरचना ये जुड़ी हुई है, और ये यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड हो गई हैं। इसको हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। ये जो संरचना है ये आपकी मूत्र वाहिनी कहलाती है, मतलब इसी के द्वारा यूरिन आता है, मूत्र आता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर में आपका क्या होता है, इकट्ठा होता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और ये यूरिनरी ब्लैडर में जब इकट्ठा होता है, यहाँ से संकेत मिलता है, फिर ये यूरेथ्रा के द्वारा यहाँ से ये मूत्र मार्ग होता है, यहाँ से ये बाहर हो जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब अभी मैंने आपको ये संरचना आपको दिखाई थी, बताई थी, ये देखिए क्या है, ये आपकी क्या है, कॉर्टेक्स है, उसके ये आपकी क्या है, मेड्यूला है, और इसमें आपकी ये संरचना मैंने क्या बताई थी, ये आपकी पेल्विक है, मैंने बताया था ये संरचना आपकी पेल्विक है, ठीक है। तो ये आपको समझ आई होगी जहाँ तक है। अगर नहीं समझ आया है ना तो एक बार आप मेरी क्लास को जरूर देखना, आपको सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको समझा देता हूँ एक बार आपको। देखिए किडनी का अध्ययन मैंने आपको बता ही दिया है कि नेफ्रोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रोलॉजी कहलाती है, ठीक है सर। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। अब ये जो किडनी होती है ना, ये कितने, मतलब पहले तो आपको ये तो पता ही है हमारे अंदर कितनी किडनियाँ होती हैं, कितनी किडनियाँ होती हैं ये बताने की बात नहीं है, कितनी होती हैं, दो होती हैं, एक ये ये अलग अलग तरीके की दिख रही हैं लेकिन आपकी एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसका आकार कैसा होता है। तो सर इसका आकार जो होता है ना वो आपका सेम के बीज के जैसा होता है, जो सेम का बीज होता है ना, बिल्कुल उसके ही जैसा होता है, उसके जैसा ही होता है। और किडनी जो होती है ना कहाँ पे होती है सर, ये उदर गुहा क्या बोलते हैं हम, उदर गुहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, तथा कशेरुक दंड उनके दोनों ओर होती है। जो आपका क्या होता है, वर्टिब्रल आपका क्या होता है, कॉलम होता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके और उदर गुहा के दोनों साइड में होती है, दोनों साइड में होती है। तो वहाँ पे ये किडनी होती है। आपको कहाँ पे याद रखना है, किडनी कहाँ पे होती है, उदर गुहा में होती है। और वर्टिब्रल जो कॉलम होता है ना, कशेरुक दंड जो होता है उसके दोनों तरफ आपकी होती है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, डार्क रेड होता है, यानी गहरा लाल आपका होता है, इस तरह का आपका इसका क्या होता है, ये रंग होता है। इसमें भी देखिए आपकी ये धमनी है, ये सिरा है, और ये आपकी क्या है, यूरेटर है, यानी कि मूत्र वाहिनी है। और इसकी मैं आपको एक संरचना और बता देता हूँ। इसका वजन क्या होता है, 140 ग्राम इसका वजन होता है, कहीं पे 140 से 50 भी हो सकता है, कहीं पे 130 भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है, एवरेज आपका 140 होता है, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी कितनी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, मतलब जैसे कि मोटाई होती है ना, जैसे कोई पाइप आप लाएंगे तो पाइप की कुछ मोटाई होती है, उसी तरह इसकी मोटाई आपकी कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई आपकी होती है ऐसे ऐसे में, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सर समझ आया है। अब मैं आगे की संरचना पे आपको लेके चलता हूँ। ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ये डबल डबल हो गया है क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए। अब मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, ये नेफ्रॉन,
नेफ्रॉन के बारे में आपको बता देता हूँ, नेफ्रॉन आपका क्या होता है। देखिए यहाँ पे आइए नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में जब भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आइए अगली संरचना पे, ये है नेफ्रॉन। देखिए मैंने कहा था नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर वाइज में दिखाऊंगा। तो नेफ्रॉन एनाटोमी, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल ही रहा है कि ये किस तरह का है। देखिए मैं आपको पहले आपको एक सिंपल वाला एक दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये आपकी क्या है, बोमेन संपुटेक आपकी क्या है, संरचना है। और ये एक नलिका यहाँ से जुड़ी होती है, एक ये नलिका जुड़ी होती है, जिसको हम इसको बोलते हैं एफरेंट एरिट्यूल बोलते हैं, इसको हम इफरेंट एरिट्यूल बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ आपकी क्या होती है, एक एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक और आपकी ट्यूब है, ये आपकी क्या है, आपकी पीसीटी आपकी ट्यूब है, जिसको हम प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होती है, ये आपकी डिसेंडिंग लिम्स होती है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले होती है। और उसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे डक्ट्स मिलेंगी, और ये आपकी एक डक्ट्स होती है, आपकी डीसीटी आपकी डक्ट्स होती है, जिसको हम डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कलेक्टिंग आपकी डक्ट होती है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है, पेल्विक की संरचना होती है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपकी क्या है, एफरेंट आपकी एरिट्यूल है, ये आपकी क्या है, डिफरेंट आप मतलब ईफ्रेंट है, ये एफरेंट है, ये ईफ्रेंट है। अब इनका क्या काम होता है, ये वाली इधर को ब्लड लाती है, ये वाली इधर को ब्लड लाती है। यहाँ पे ये जो आपकी संरचना पाई जाती है, ग्लोमेरुलस पाई जाती है। क्या लाती है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस। ये जो आपको गुच्छेदार संरचना आपको दिख रही है ना, ये ग्लोमेरुलस है। और ये जो बाउल नुमा यानी कि प्याले नुमा, ये ऐसे एक प्याला टाइप का है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी बोमेन संपुट कहलाती है, या बोमेन कैप्सूल भी कहलाती है। आपको लिखा मिल रहा होगा, ये बोमेन क्या लिखा है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट भी लिखा हुआ है हिंदी में। और ये इसके अंदर जो गुच्छेदार संरचना है, ये ग्लोमेरुलस है, या कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वगैरह होता है ना इसमें, कोशिका गुच्छ में, इसमें आपका क्या होता है, कोशिका गुच्छ आपका होता है ना। अब यहाँ से आपका फिल्टर होना शुरू होता है, ये जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन शुरू होता है। अब जब ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन। यहाँ पे प्लाज्मा फिल्टर होती है, मतलब यहाँ से प्लाज्मा जो है ना, यहाँ से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो वाइट जो भी होती हैं आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं ना, वो इस आपकी ये जो आपकी दिख रही है ना इफरेंट आर्टिशियोल, इसके द्वारा आपकी क्या हो जाती है, वो बाहर हो जाती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और यहाँ पे प्लाज्मा आपकी फिल्टर होके आ जाती है। क्या हो जाती है, प्लाज्मा आपकी फिल्टर होके आ जाती है, और ये यहाँ पे इस तरह से आपकी क्या ऐसे चलने लगती है। और जैसे ही ये यहाँ पे आती है, कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे पीसीटी आपकी मिलती है, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्स आपकी जो मिलती है, यहाँ पे फिर से आपका क्या है, प्लाज्मा का एक तरीके से मैं बोलूँ फिर से फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे प्लाज्मा से पुनः अवशोषण होता है, मतलब यहाँ से कुछ और पदार्थ ले लिए जाते हैं जो अच्छे होते हैं, वो यहाँ पे ले लिए जाते हैं, और आगे उसको फिर से आपका क्या है, यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। फिर ये आपकी कहाँ पे आती है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन है, मतलब ये फिल्टर की आपकी क्या है, दिशा है, इस तरफ को जाएगी फिल्टर होते 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 हुए, और ये यहाँ पे आएगी, ये यू नाम की जो संरचना है, ये जो आपकी यू जैसी संरचना आपको दिख रही है, मैंने यहाँ पे यू बना भी दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप बोल सकते हैं। ये यू आकार का होता है, और यहाँ पर भी जल एवं खनिज का अवशोषण किया जाता है। मतलब ये जो पीसीटी थी सर, प्लाज्मा यहाँ पे हो गई, इसका फिल्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद आपका पीसीटी ने फिर से आपका क्या है, फिल्ट्रेशन किया, अवशोषण कर लिया कुछ तत्वों का, जैसे कि जल हुआ, खनिज हुआ, लवण हुए, और यहाँ पर भी जल, खनिज और लवण वगैरह का अवशोषण किया गया, किसके द्वारा, क्या बोलता हूँ, लूप ऑफ हेनले के द्वारा। फिर से ये यहाँ को चल दिया आपका, ये संरचना यहाँ को चल दी, और यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट बोले तो आपकी क्या बोलता हूँ मैं, मुख्य संग्राहक नलिकाएं होती हैं। यहाँ से क्या होता है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो संरचना है, आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये वाली जो संरचना है ना, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं, डीसीटी। ये आपकी क्या थी, पीसीटी, और ये आपकी क्या है, डीसीटी। तो डीसी क्या है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबलेस आपकी ट्यूबल होती है, और यहाँ से आपका क्या है, यूरिन यहाँ पे आता है। मेन आपकी जो
ये जो मेन आपकी क्या है ना, मेन कलेक्टिंग डक्ट है ना, जिसको हम मुख्य संग्राहक नलिका बोलते हैं, इसमें आपका यूरिन आ जाता है। ये यूरिन यानी कि मूत्र यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से ये ऐसे ऐसे चलता है और यहाँ पे आपकी ये होती है क्या है, पेल्विक की संरचना होती है। जो मैंने अभी किडनी में आपको ये पेल्विक की संरचना आपको दिखाई थी, ये वाली, ये किडनी में आपकी जो पेल्विक की संरचना होती है, इस नेफ्रॉन के अंदर, अभी हम जो पढ़ रहे थे इस नेफ्रॉन के अंदर हम पढ़ रहे थे, और नेफ्रॉन से जैसे ही निकलने तो हम पेल्विक में आ जाते हैं। पेल्विक ये यहाँ पे आ जाता है, यूरिनरी क्या बोलते हैं, यूरेटर के द्वारा जुड़ जाता है और वो फिर उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये पेल्विक आपका मैंने आपको बताया था पेल्विक कहाँ पे होता है। अब ये भी आपकी संरचना वैसे ही होती है। तो ये पेल्विक में आ जाता है और पेल्विक से आपका क्या होता है, पेल्विक से आपका क्या होता है कि पेल्विक से आपका ये यूरिनरी जो यूरेटर होता है उसमें आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, फिर मूत्र मार्ग में, और फिर वहाँ से आउट हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है। अब ये जो आपको इसमें संरचनाएं आपको मिली थी, जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पे ग्लोमेरुलस थी, क्या थी, ये आपकी ग्लोमेरुलस थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, इनके कुछ पॉइंट्स भी मैंने लाए हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको संरचना मिल रही थी ग्लोमेरुलस, इसको हम कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ। और ये क्या करता है, रक्त से प्लाज्मा को अलग कर देता है, यानी कि फिल्टर कर देता है, अलग कर देता है, प्लाज्मा को अलग कर देता है। और ये जो फिल्टर करने की प्रक्रिया है, मतलब रक्त से, क्योंकि रक्त में आपका क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इसमें प्लाज्मा अलग हो जाता है और प्लाज्मा को जब अलग किया जाता है तो वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, या इसको क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। प्लाज्मा का डायलिसिस या प्लाज्मा का अपोहन भी कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, डायलिसिस। और मैं आपको बताऊं तो एक दिन में 180 लीटर रक्त को शुद्ध करता है ये किडनी वगैरह, क्या करता है, फिल्टर करता है। 180 लीटर को आपका क्या करता है, ये फिल्टर आउट करने का काम करता है। और रक्त शुद्धिकरण में जो आपका क्या बोलता हूँ, रक्त शुद्धिकरण जब होता है तो उसमें कितने लीटर मूत्र का निर्माण होता है, तो 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। जब ब्लड का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना, तो कितना आपका क्या है, 1.5 लीटर तक आपका मूत्र यानी यूरिन का निर्माण होता है। अब अगली संरचना आपकी क्या होती है, पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। मैंने इनको दोनों के एक साथ ले लिया क्योंकि इन दोनों का सेम वर्क है। ये दोनों क्या करेंगे, प्लाज्मा से आए आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेंगे, जैसे जल है, खनिज है, लवण का, इनका दोबारा से आपका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब इनका अवशोषण कर लेंगे। ठीक है सर। और उसके बाद ये संग्राहक नलिका में पहुंचेगा। ठीक है, और यहाँ से मूत्र आपका कहाँ पे पहुंचेगा, पेल्विक में पहुंचेगा। संग्राहक नलिका में होते आपका कहाँ पे आएगा, पेल्विक में, और पेल्विक से आपका कहाँ पे आएगा, मूत्र वाहिनी में, और मूत्र वाहिनी से आपका कहाँ पे जाएगा, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से जो आपका यूरिन मार्ग होता है ना, वहाँ से आपका क्या है, ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मूत्राशय, ये जो मैंने आपको मूत्राशय आपको बताया है, ये वाला आपका पार्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसको समझते हैं एक बार, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें क्या होता है, 450 ml का ये बैग होता है, जहाँ पे आप, जब आपको पता ही होगा, आप जब पेशाब आपको लगती है, मतलब ये संकेत मिलता है, तो एक मतलब अगर ज़्यादा देर तक आप ना करें तो आपको पेन होने लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक प्रेशर मारता है। तो वो जो बैग होता है, जो थैली होती है, वो 450 ml की होती है, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, यानी कि मूत्र इकट्ठा होता है। और ये जो आपका यूरिन है, ये जो यूरिन है ना, इसका पीएच मान आपका 6 होता है। और यूरिन में जो यूरिया होती है, यूरिन में यूरिया होती है, और इस यूरिया का निर्माण आपका कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है सर, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, मैंने बताया था। तो मानव यूरिया का निर्माण करता है लीवर में, तो मानव क्या कहलाता है, यूरियोटेलिक कहलाता है। अभी मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, ये यूरिकोटेलिक, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मानव हमारा क्या होता है, ये हम क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि हम यूरिया का निर्माण करते हैं। अब ये जो मूत्र में कभी कभी आपने देखा होगा, जो मूत्र होता है ना, यूरिन का जो रंग होता है ना, वो पीला हो जाता है। तो वो सर किसके द्वारा होता है, वो आपका होता है सर यूरोक्रोम के द्वारा। यूरोक्रोम के कारण आपका पीला हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगर ये मूत्र पीला है, और अगर इसमें पीला है, और अगर बिलिरुबिन के कारण पी रहा है, वैसे तो यूरोक्रोम के कारण होता है, लेकिन अगर आपको कोई रोग है, जैसे कि आपको पीलिया वाला रोग है, जॉन्डिस रोग है, हेपेटाइटिस रोग है, पांडु रोग है,
तो फिर आप समझना ये बिलिरुबिन एक वर्णक होता है, उसके द्वारा अगर आपका यूरिन आपका क्या है पीला हो जाता है तो आपको पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ये ऐसी बीमारी होती है। ये मैं आपको बताऊं तो ये एक ही बीमारी के अलग अलग नाम है। जॉन्डिस बोलें, हेपेटाइटिस बोलें, पीलिया बोलें, पांडु रोग बोलें, सब एक ही बात है। अच्छा, ये यूरिन का निर्माण सर कहाँ पे होता है? यूरिया का तो निर्माण आपने बताया सर किडनी में, वो लीवर में होता है, लेकिन यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, क्योंकि हम किडनी तो पढ़ रहे हैं ना, तो वहीं होगा ना, वहीं से निकलेगा भी। और इसमें एक गंध आती है, आपको पता होगा, तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे गंध आती है। कार्बनिक पदार्थ इसके गंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ यूरिन का संगठन, मतलब यूरिन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए 2 से 3% आपकी यूरिया होती है, 1 से 2% तक आपका लवण जिसको हम साल्ट बोलते हैं वो होता है, और यूरिक अम्ल भी इसमें होता है, 0.3% यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है। बाकी बचा हुआ आपका क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है, ये सारी चीज होती है। इतना आपका क्या होता है, ये होता है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिया है कि इतनी सारी चीज़ों, हम यूरिया भी पढ़ रहे हैं, यूरिन भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि मानव किसका उत्सर्जन नहीं करता। देखिए मानव के बारे में अगर पूछा जाए तो, क्योंकि आप यूरिया पढ़ते हैं कि मानव यूरिया बनाता है, यूरिया का उत्सर्जन भी होता है यूरिन के द्वारा, तो यूरिया में तो आपकी नाइट्रोजन भी होती है, अमोनिया भी होती है। तो मानव जो है ना वो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है। क्या है? मानव अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है। आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप जब भी यूरिया बनती है वो अमोनिया के थ्रू ही बनती है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब होने के बावजूद भी मानव अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, और ये मैंने इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यूरिया के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यूरिया कैसे बनती है। देखिए एक प्रोटीन, जो उसमें प्रोटीन जो होती है ना, अब देखिए उसमें प्रोटीन कौन सी होती है? जैसे कि अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड आपके, जैसे कि अमोनिया जिसको हम बोलते हैं, अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। ये लीवर के संपर्क में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में संपर्क में आती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिया करती है और लीवर में पहुंचती है। तो ये क्या है? जैसे इधर NH3, इधर NH3 और CO2 बीच में रखा, तो एक एंजाइम होता है यूरिएज। क्या नाम होता है? यूरिएज। जो इस लीवर में आए क्या बोलता हूँ, NH3 CO2 NH3 को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है, यानी कि NH2CO NH2 में बदल देता है। और ये यूरिया आपका कहाँ पे जाता है सर? ये ब्लड में जाता है, रक्त में। ये ब्लड से आपका कहाँ पे जाता है? रक्त में जाता है, यानी कि किडनी में, किडनी में आता है। किडनी में जब ये आता है तो वहाँ से फिल्टर आउट होता है। मैंने अभी बताया कि नेफ्रॉन वगैरह ये सारी, ग्लोमेरुलस, PCTB, ये सब क्या करती हैं? ये सब ब्लड को फिल्ट्रेशन करती हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जब लास्ट में पहुँचता है ना, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो ये यूरिया, उसमें यूरिया होती है और प्लस पानी होता है। अभी हमने बताया कि एक 2 से 3% यूरिया होती है, 1-2% आपका क्या होता है? साल्ट होता है, यूरिक अम्ल होता है और वाटर ही होता है। तो ये उसमें यूरिया भी होती है, और वही आपका क्या है? मूत्र आपका बन जाता है, यूरिया प्लस पानी मिलके यूरिन बनता है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यूरिन में आपकी क्या क्या होती हैं, ये चीज़ें होती हैं यूरिन में, ये वाली, क्योंकि इसमें यूरिया भी है, साल्ट भी है, यूरिक है, जल भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखी हैं, यूरिया होगी और पानी, क्योंकि पानी तो हो गई होगा, और वो आपकी क्या है? मूत्र फिर आपका क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये आपका यूरिया का एक तरीके से वो है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इतनी चीज़ें आपको अगर समझ आ गई हैं तो अब आगे की चीज़ें आप समझिए। मैंने आपको अभी बताया कि मानव अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है, तो यहाँ पे समझिए। अब यही चीज़ें हैं, आपको यहीं पे समझना है। पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखिए ये क्या लिखा है? अमीनो एसिड, और ये क्या लिखा है? नाइट्रोजनस बेस। और ये एक ग्रुप बनाते हैं। इसमें आपका क्या होता है ना, NH2 जिसको अमीनो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इस अमीनो ग्रुप के, अब ये 3 तरीके की चीज़ों का उत्सर्जन होता है। कुछ मानव करता है, मतलब अलग अलग जीव अलग अलग चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं। उनमें ये 3 आपकी चीज़ें आती हैं। एक तो आपकी क्या आती है इन ग्रुप में, जो अमीनो ग्रुप होता है ना, उसमें आपकी कौन कौन सी होती हैं? एक आपका होता है अमोनियोटेलिक होता है, आपका यूरियोटेलिक होता है, और आपका यूरिकोटेलिक होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको दूसरी इमेज में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए। अभी मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ कि मैं आपको पहले आपको यही बता देता हूँ, ये संरचना आपको बता देता हूँ, फिर वहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए जंतुओं में उत्सर्जन,
जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होता है, कैसे जो जीव होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं और क्या उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोटीन लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल लिया है। ये दो संरचनाएं होती हैं। अब ये दोनों, ये क्या, ये प्रोटीन आपकी क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, और ये आपके न्यूक्लिक अम्ल आपका क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब नाइट्रोजनस क्षार होता है। अब ये मिलके आपका क्या बनाते हैं, अमीनो ग्रुप बनाते हैं। इस अमीनो ग्रुप में आपके क्या होते हैं, एक आपका होता है अमोनोटेलिक, एक आपका यूरियोटेलिक, एक आपका होता है यूरिकोटेलिक। इन तीन चीजों का उत्सर्जन होता है जंतुओं में। लेकिन कौन जंतु क्या उत्सर्जन करता है, यही हमको पढ़ना है। कौन सा जंतु क्या उत्सर्जन करता है, ये हमको क्या है, पढ़ना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अमोनोटेलिक, जो लोग मूत्र में, मतलब जो जीव जंतु आपका क्या है, मूत्र में यानी यूरिन में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। और जो जीव जंतु आपका क्या है, यूरिन में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है। और जो आपका क्या है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ये तीन पॉइंट आपको समझ आने चाहिए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, यूरियोटेलिक यूरिया का, और यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड का। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ। ये जो अमोनिया होती है, मतलब अमोनोटेलिक होता है, जिसमें अमोनिया पाई जाती है, तो ये यूरिया से 1000 गुना ज़्यादा टॉक्सिस होता है, विषाक्त होता है, जहरीला होता है। ये जो अमोनिया होती है ना, ये 1000 गुना ज़्यादा जहरीली होती है यूरिया से, इसीलिए इसको मानव नहीं कर पाता है, मानव इसमें कर नहीं पाता है। और ये शरीर में स्टोर नहीं रख सकता, मानव शरीर में इसको स्टोर नहीं रख सकता और ना ही हो सकता है। ठीक है, इनमें मूत्राशय नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, मतलब जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है ना, ये वो संरचना इनमें नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा, ये वो संरचना इनमें नहीं पाई जाती है। और ये अपना यूरिन ऐसे ही निकाल देते हैं, जैसे ही आता है निकाल दिया, मतलब वहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, यूरिन तो निकलता है, लेकिन उसका जो एक बैग होता है, थैली होती है, वो थैली नहीं होती है इसमें। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये कौन कौन से जीव होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जलीय जीव, जैसे कि मछली हो गया, मेंढक हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गए। ये जीव आपके क्या करते हैं, मछली है आपका, और क्या बोला मैंने, मछली के बाद मैंने क्या क्या बोल दिया, और भी चीज़ें हैं क्या, देखता हूँ एक मिनट, और भी चीज़ें हैं क्या यहाँ पे, और तो चीज़ें नहीं हैं, और तो चीज़ें नहीं हैं, क्या है, मछली है आपकी, जलीय जीव मेंढक है, और भी चीज़ें होंगी तो मैं अभी इमेज में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतने आप देखिए, मछली, मेंढक, हाइड्रा, अमीबा, ये सारे लोग क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इनमें मानव आपको कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, सर बिल्कुल सही कहा, तो मानव अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में क्या है, इसमें यूरिया होती है, ये पानी की इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, पानी इसमें ज़्यादा होता है, और ये शरीर में स्टोर हो सकता है, क्योंकि मानव में ये होता है यूरिया, तो निर्माण ही होता है लीवर में, तो ये शरीर में स्टोर हो सकता है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं जो इसका उत्सर्जन करते हैं, तो सभी स्तनधारी जितने भी मैमल्स होते हैं, जैसे कि मानव भी आपका क्या है, मैमल्स है, हाथी भी आपका मैमल्स है, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो मछली होती है ना, वो मछली नहीं होती हैं, वो मैमल्स कहलाती हैं, और वो भी आपका क्या करती हैं, यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। चमगादड़, ये भी यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब ये देखिए यहाँ पे यूरिकोटेलिक में देखिए, यूरिक एसिड जिसका जो आपका होता है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, मतलब बहुत कम पानी होता है, और इसमें पानी की कमी होती है, जबकि यहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, इसमें पानी की कमी होती है। और ये मूत्राशय, इसमें भी मूत्राशय नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, मतलब इसमें भी जो बैग होता है ना, वो नहीं होता है। और और कौन कौन से आपके जो क्या बोलता हूँ मैं, कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो इसका उत्सर्जन करते हैं, तो आपका पक्षी हो गए, जैसे कि बर्ड्स, कीट हो गए, जो कि इंसेक्ट, जो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, अपने देखेंगे ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े, सरीसृप जो होते हैं रेंगने वाले, जैसे कि आपका सांप हुआ, आपके जो भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं ना, वो सारे यूरिकोटेलिक का एक्सक्रेशन करते हैं, यानी कि उत्सर्जन करते हैं। इसमें सांप भी आ गया, और छिपकली भी आ गई, लेजार्ड वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, ये अब आपको ये समझ में आएगा। आपको यहाँ पे समझना ही नहीं है, अमोनो ग्रुप को समझिए। ठीक है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो इसमें एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव, जैसे कि आपका क्या है, इसमें आपके क्या है, बोनी फिश आ जाएंगी, बहुत सारे ऐसे जीव आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यूरिया,
जैसे कि इसमें ये भी आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, क्या बोलता हूँ, मैमल्स आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, शार्क हो गई, और आपका क्या है, सम बोनी फिश हो गई। और इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये यूरिया का आपका क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, जैसे कि कछुआ भी है, ये है पक्षी है, ये कीट्स हैं, मैनी आपके रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, इसमें स्नेल्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये इमेज आप लोग देखिए क्या है, ये इमेज आप लोग देखिए अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे मछली बनी है, अमोनिया, ये हाथी भी आपका क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, शार्क है, ये सब चीज़ें, एम्फीबियंस जितने भी हैं, देखिए यहाँ पे बर्ड, इंसेक्ट्स यूरिक एसिड का करते हैं। ये वही आपकी क्या है, सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये आपका क्या अमोनिया है तो मतलब अमोनियोटेलिक हो गई ये वाले जीव, ये आपका यूरिया है तो ये यूरियोटेलिक हो गए, ये आपका यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझ आया होगा इतना। अब मैं आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। आगे की चीज़ें क्या हैं, जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, उससे जुड़े हुए कुछ रोग होते हैं, मतलब कुछ डिसीज हैं, उनको भी मैं बता ही देता हूँ। और इनको मैं मतलब करीब 8 से 10 महीने रोग आपके क्या हैं लेके आया हूँ, तो इनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्सर्जन तंत्र से जुड़े रोग, जिसको हम डिसीज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें आप समझिए गुर्दे की पथरी, सबसे पहले तो आपको मैं गुर्दे की पथरी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये किडनी की सबसे महत्वपूर्ण आपकी क्या है, ये बीमारी है। क्या है, इससे बहुत से लोग आपके क्या हैं, प्रेरित बोलता हूँ, परेशान रहते हैं। तो गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, जिसको अस्मरी भी कहते हैं, ब्रक अस्मरी भी कहते हैं। और अब इसमें देखिए ब्रक जो होता है ना, ब्रक ब्रक का आपका क्या होता है, ये आपका जैसे किडनी जो है ना, किडनी के पैल्विक में, जो मैंने आपको पैल्विक वाला पार्ट आपको दिखाया था, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, ये आपकी किडनी है। और किडनी का ये जो भाग है आपका क्या है, पैल्विक है। पैल्विक में आपका क्या हो जाए, कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर आपका वहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये पथरी जो होती है ना, ये किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किडनी में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। हालांकि और भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैन आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर वहाँ पे जमा हो गया और कैल्शियम फास्फेट का जमा हो गया, यूरिक अम्ल का जमा हो गया, तो आपकी पथरी बनना निश्चित है। और ये पथरी जब यहाँ से बनेगी और ये बनेगी तो ये यहाँ पे आके अटक जाएगी और यहीं से यूरिन आएगा। यूरिन जब आएगा तो वो ये मार्ग में रुक जाएगा, और जब वो रुकेगा तो आपका क्या करेगा, पेन होगा, बहुत खतरनाक आपके अंदर पेन होगा। और मतलब ऐसा पेन होगा कि आप उसको बर्दाश्त करने की उसमें नहीं होंगे, बहुत खतरनाक दर्द होता है। तो ये आपका क्या होता है, किडनी में, किडनी आपको यही पूछा जाता है, किडनी में पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, हालांकि कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, लेकिन आपसे पूछा जाए ऑप्शन में अगर दिया है, ये सभी दिए हैं और एक ऑप्शन आपको चुनना है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट चुनना है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। ठीक है, 95% इसका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अब एक और बीमारी होती है ब्रकपात, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रकपात या गुर्दा निष्क्रियता इसको बोलते हैं, रेनल फेलियर और किडनी फेलियर इसको बोलते हैं। ठीक है तो इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है ब्रकपात, मतलब इसमें क्या होता है ना, किडनी सही से काम नहीं करती, किडनी का फेल होना जिसको कहते हैं, किडनी फेल हो गई, तो ये वही होती है। ये 3 कारणों से होती है, मतलब 3 चीज़ें होती हैं इसमें। ये तो या तो तीव्र ब्रक शोथ होने लगे, किडनी मतलब क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्यूट आपकी नेफ्रिट्स हो जाए, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपका काम करने लगे, तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी सर। और उसके बाद इसमें अगर टॉक्सिस का जमाव हो गया, मतलब जहरीले पदार्थ आ गए, तब भी किडनी फेल हो जाएगी। अल्प रक्तदाब, इसमें लो प्रेशर आपका आया, लो ब्लड प्रेशर अगर आपके अंदर हो गया, मतलब आपकी बॉडी का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो गया ना, तब भी किडनी आपकी क्या है, फेल हो सकती है। 3 कारणों से हो सकती है। ठीक है, और ये एक इमेज है जो किडनी फेल होने के स्ट्रक्चर को दर्शा रही है, उसको आप मत समझिए, इतना आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको किडनी के बारे में, किडनी स्टोन यानी किडनी की पथरी, ये देखिए यहाँ पे आपकी फंस जाएगी, तो यूरेटर में आपको क्या है, प्रॉब्लम करेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको। और आप जब भी आपको पेशाब मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, दिक्कत आने वाली है। इस इमेज से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। इस इमेज में आपकी जब ये पथरी मतलब उस मार्ग में आपकी क्या है, एक बाधा बन जाएगी, तो आपको क्या है, बहुत सारी दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे ये पथरी है, ये मतलब क्या है, किडनी, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाल दिया।
और यहाँ से ये आपकी क्या है जोड़ दी, ये आपकी यहाँ पे यूरिनरी नली है, मतलब यूरेटर है, और ये भी, और यहाँ पे जब वो फंस जाएगी ना ब्लैडर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा। ठीक है, अब मैं आपको अगली बीमारी के बारे में बताता हूँ, यूरीमिया। एक बीमारी होती है यूरीमिया। और ये जो यूरीमिया होती है ये कैसे होती है, रक्त में यानी कि ब्लड में यूरिया की मात्रा का बढ़ना। अगर ब्लड में यूरिया बढ़ गई, मतलब रक्त में यूरिया का ज़्यादा आपका क्या हो गया ना, वो हो गया, मात्रा आई, तो आपका क्या है, यूरीमिया आपकी हो जाएगी, यूरीमिया बीमारी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको मैं थोड़ा और गहरे से बता देता हूँ। हालांकि आपको इतना ही याद रख लेना है, ब्लड में यूरिया की मात्रा का बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। ठीक है, लेकिन आप इतना आप अगर और पढ़ लेते हैं, जैसे कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बढ़ना, जैसे यूरिया का बढ़ना, किडनी सही से कार्य ना कर पाना, तब भी यूरेमिया ही होगी। शरीर में विषाक्तता आ जाना, मतलब उसमें जहरीले पदार्थ आ जाना, तो ये सारी चीज़ें यूरेमिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। और मैं सीधे सीधे बोलूँ तो यूरिया की अगर मात्रा बढ़ रही है तभी होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे, अब एक और बीमारी है आपकी, क्या है, मूत्र विसर्जन विकार। यानी कि मूत्र विसर्जन विकार क्या होता है, पेशाब में जलन। आपको पेशाब आती है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको क्या है, उसमें जलन हो रही है, तो ये बीमारी आपकी क्या कहलाती है, मूत्र विसर्जन विकार, यानी यूरिनरी डिस्क्रेशन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। पेशाब में जलन होगी तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, दर्द होगा, पेनफुल होगा, बहुत पेन होगा। ये कैसे होता है, देखिए, मूत्र विसर्जन विकार जो इसमें क्या होता है ना, बार बार इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब बार बार पेशाब आएगी और बड़ी जलन होगी उसमें, तो यूरिनरी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तभी वो आपको जलन पैदा करेगी, बार बार पेशाब आएगी आपको। और ये क्यों होता है, असंयमता के कारण होता है। हम कुछ चीज़ों को संयम नहीं बरतते हैं खाने पीने की चीज़ों में, तभी ये होता है। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब हमारा खान पान बिगड़ता है, तभी ये चीज़ मूत्र विसर्जन विकार होता है। अब एक आपकी होती है नेफ्रिटिस, एक आपकी बीमारी होती है नेफ्रिटिस। इसमें आपका क्या होता है, नेफ्रिटिस में जो मूत्र मार्ग होता है उसमें आपके क्या है, जीवाणु या बैक्टीरिया कोई आपका क्या है, उसका संक्रमण आ जाता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह उस पर अटैक करता है ना, तब जाके ये बीमारी बनती है। ये रोग जीवाणु संक्रमण से होता है, मतलब जीवाणु यानी बैक्टीरियल अटैक से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका क्या है, फैलता है। और इसके उपचार के लिए आपको क्या चाहिए होती है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपकी क्या है, ये आपकी प्रतिजैविक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, क्या है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये एंटीबायोटिक है। और विश्व की प्रथम पेनिसिलिन आपकी किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो इसको आप याद रखना, विश्व की पहली पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। उसके बाद आपकी और बीमारी है, जैसे कि आपकी एक बीमारी है मूत्राशय शोथ, या फिर इसको सिस्टाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टाइसिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक बी कोलाई जीवाणु इस पे अटैक कर देता है किडनी पे, तो आपकी क्या है, ये वाली आपकी बीमारी हो जाती है। कारण क्या होता है, बी कोलाई जीवाणु के संक्रमण से ये फैलती है, होती है। और इसके उपचार में आपको क्या क्या चाहिए होता है, इसके उपचार में आपको चाहिए होता है, एक आपका होता है अल्कोसाल। इसको एल्कोहल मत समझना, ये क्या है, अल्कोसाल। और आपका क्या होता है, कॉन्ट्रीमोपनसा आपका जोल, कॉन्ट्रीमोपनसा जोल आपका होता है ना, उसके द्वारा ये दो आपके पदार्थ, दो आपके क्या है, मेडिसिन, दो आपकी औषधि हैं जो आपके मूत्राशय शोथ या सिस्टाइसिस की बीमारी में आपको मदद करती हैं, मतलब उसके उपचार में काम आती हैं। अब आपकी एक बीमारी होती है किडनी से जुड़ी हुई, आपकी क्या होती है, डायूरेसिस आपकी होती है। क्या होती है, डायूरेसिस आपकी बीमारी होती है। इसमें क्या है, मूत्र रिसाव का बढ़ना, मतलब मूत्र रिसाव का मतलब आपका जो यूरिन है ना, बार बार आपका क्या है, रिसाव होने लगता है, मतलब आप को यूरिन की मतलब वो भी नहीं, संकेत भी नहीं होता, फिर भी वो क्या होता है ना, आपका क्या है, एक तरीके से वो आता रहता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, यूरिनरी, मतलब मूत्र रिसाव का बढ़ जाना, मूत्र रिसाव का बढ़ना। मूत्र मार्ग में जल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तभी ये ऐसा होता है, और बार बार आपका क्या है, मूत्र आता रहता है उसमें। ठीक है, बार बार बूंद बूंद करके आपका आता रहता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, डायूरेसिस आपका कहलाता है। और इसी कारण, ये जिसके कारण होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। मतलब जिस कारण ये बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। और ये जो होती है डायूरेटिक ना, इसमें आपके कौन कौन से डायूरेटिक में आपके आते हैं, जो डायूरेटिक बनाती हैं वो आपके कौन, सुक्रोज होता है, इसमें सुक्रोज होता है, और आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कैफीन होता है, एल्कोहल होता है, चाय। अगर इन सारे पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ गई ना,
तो आपको वो डायरेटिक कहलाएंगे और ये डायरेसिस का कारण बनेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, बार बार आपकी क्या होगी, वही आएगा और आपको बहुत तकलीफ भी होगी। ठीक है, और मैं आपको अगली बीमारी के बारे में बताता हूँ, डायबिटीज़। डायबिटीज़ आपकी क्या है, मधुमेह। इसमें क्या होगा, ये इसमें उत्सर्जन तंत्र में क्या दिक्कत करेगा, ये मूत्र में आपको क्या है, ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ गई ना, तो समझ लीजिए आपको क्या है ना, आपको मधुमेह हो गया, आपको डायबिटीज़ हो गया। ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई, शर्करा की मात्रा अगर आपके उसमें बढ़ गई ना, तो आपको क्या होगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। ये एक बीमारी है। और अगली बीमारी पे आते हैं, और अभी लास्ट में बिल्कुल आ चुके हैं, बस आखिरी स्लाइड आपकी बची हुई है। गठिया रोग आपने बहुत सुना होगा, गठिया रोग जिसको बात रोग भी कहते हैं, या फिर हम इसको जोड़ों का दर्द भी कहते हैं, जॉइंट पेन भी कहते हैं। ये आपका कैसे होता है, अगर उसमें क्या होता है ना, यूरिन की मात्रा अगर ब्लड में आपकी हो जाए, यूरिन की मात्रा अगर हो जाए ना, तो ये होता है। जैसे कि ये आपकी क्या है, इनमें आपकी यूरिन की मात्रा अगर बढ़ गई ना, तो गठिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड अगर आ गया तो गठिया रोग हो जाएगा। और ये देखिए, ये व्यक्ति बहुत परेशान है, यहाँ पे बहुत मतलब बहुत पेन होगा उसको, दर्द होगा जोड़ों में, हर जोड़ में उसके दर्द होगा। और ये जो आपकी यूरिक एसिड होती है ना, ये दानेदार संरचना इसमें होती है, और वही रगड़ के उसमें क्या करती है, दर्द पैदा करती है। अब एक बीमारी आपकी और होती है, हीमाटोरिया। हीमाटोरिया इसमें क्या है, यूरिन प्लस ब्लड, मतलब यूरिन यानी मूत्र में अगर ब्लड आता है, पेशाब में अगर आपके क्या आता है ना, ब्लड आने लग जाता है, तो आपको हीमाटोरिया बीमारी हो जाती है। हीमाटोरिया, क्योंकि हीमेटोलॉजी आपका क्या है, ब्लड का स्टडी कहलाता है हीमेटोलॉजी, और उसी से संबंधित आपका हीमाटोरिया। तो ये बीमारी अगर पेशाब में ब्लड आ जाए, मूत्र के साथ रक्त का आना, ये आपका हीमाटोरिया कहलाता है। अब एक बीमारी और है जो कई एक एग्जामों में पूछी जा चुकी है, बिल्स। क्या नाम है उसका, बिल्स रोग। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये किडनी से संबंधित आपकी बीमारी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, किडनी से संबंधित बीमारी है। और इसमें क्या है ना, किडनी सही से काम नहीं करेगी। किडनी क्या है, इस रोग में किडनी सही से काम नहीं करती है। ये ऐसी बीमारी है, किडनी इसमें एक तरीके से फेल सी हो जाती है, तो किडनी सही से काम नहीं करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्स किससे संबंधित एक रोग है, बिल्स रोग जो है ना, वो किस बॉडी पार्ट से संबंधित है, वो किडनी से आपका क्या है, संबंध उसका होता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट आपका एक नोट्स लेके आया हूँ मैं। जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, प्रतिदिन 15 ग्राम अमीनो एसिड का उत्सर्जन करता है। मतलब मूत्र में प्रतिदिन 15 ग्राम अमीनो एसिड का क्या होता है ना, उत्सर्जन होता है। तो ये आप याद रखना। अब आज की क्लास आपकी यहीं तक की थी, और बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छे। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये संपूर्ण भारत की क्लास हमारी कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है। और उसकी मैराथन क्लास भी हमने बना दी है, टॉपिक वाइज करके। जैसे कि आपकी एंसेंट की अलग बनाई है, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत की बनाई है, उसके बाद हमने आधुनिक भारत की 2 क्लासें बनाई हैं, पार्ट 1 और आपके क्या है, पार्ट आपका क्या है 2 करके मैंने बनाई हैं। तो ये आप जरूर देखें जाके। फिर हमने भारतीय भूगोल की भी क्लासें कंप्लीट करा दी हैं, पार्ट 1 आपकी मैराथन मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज क्लासें भी मिल जाएंगी, और आपकी क्या है, मैराथन भी मिलेंगी। इसकी 2 मैराथन है इसकी भी, और इन सबकी टॉपिक वाइज हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ, इनकी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आप मिल जाएंगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, और ये इसकी महा मैराथन क्लास है, तो इसको भी आप जरूर देखें जाके। और आपकी पॉलिटी की भी क्लास बहुत ज़बरदस्त वे में कंप्लीट है, आप जरूर देखें जाके। और ये इनकी क्या है, मैराथन क्लास है, इनको आप जरूर देखें अगर आप जल्दी से आप कंप्लीट करना चाहते हैं सब। तो ये 2 इसकी मैराथन क्लास हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की मैंने मैराथन क्लास बनाई है, पार्ट 1, और आपकी क्या है, पार्ट 2 करके मैंने ये बनाई है। तो ये आप जरूर देखें जाके, बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं। उसके बाद आपका क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, जो आप क्या बोलते हैं, रिवीजन के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे हम पीडीएफ इसकी दे देते हैं। नाम है महान सर, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप उस पर जाना, टेलीग्राम पे सीधे सर्च करना महान सर, आपको ये चैनल मिल जाएगा। 2600-2700 लगभग 2600 शायद अभी कुछ प्लस लोग इसमें हैं। तो ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें मिलती रहती है आपको जो डेली बाइज की जो पीडीएफ्स होती हैं वो।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।